चलिए, लास्ट क्लास में हमने जियोमॉर्फोलॉजी के जो टॉपिक कवर किए हैं, एक रॉक्स, इट्स ओरिजिन, वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग, ये एक टॉपिक कवर कर लिया है। एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है सॉइल वाले एरिया से, क्योंकि सॉइल को हमने काफी ज्यादा डिटेल में किया तो लेक्चर्स भी ज्यादा लगे कि हमने सॉइल के जेनेसिस, सॉइल फॉर्मेशन वाले टॉपिक को भी किया, सॉइल के प्रोफाइल को भी डिस्कस किया, होराइजन्स देखे हैं, फिर सॉइल के फॉर्मेशन या सॉइल किस तरह से दिखती है, सॉइल की क्लासिफिकेशन पे दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एक मार्बर्ट की क्लासिफिकेशन है, एक यूएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, उसको भी कवर किया। तो सॉइल भी काफी डिटेल में कवर किया। फिर सॉइल से रिलेटेड गवर्नेंस है, मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन है, उसको नेशनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर देखा। तो सॉइल को विस्तार में करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सॉइल जो है आपके एनवायरमेंट ज्योग्राफी से भी डील कर रहा है, सॉइल आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी के चैप्टर के अंदर भी दिया हुआ है। तो हमने साथ साथ क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड वे में, क्योंकि ये ऑप्शनल है, जीएस तो है नहीं, तो इंटीग्रेटेड वे में पढ़ रहे हैं कि कहीं पे एनवायरमेंट के एरियाज हैं उनको भी यहीं पे कवर कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डोमेन है, जैसे हमने पहले भी फिशरीज को कवर किया था, एनवायरमेंट ज्योग्राफी की डोमेन, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की डोमेन से था, वो कवर किया। ऐसे ही जब मैं एनवायरमेंट कराऊंगा तो मैं फॉरेस्ट वहीं पे आपको करवा दूंगा, फॉरेस्ट उससे रिलेटेड इश्यूज क्या है, डिफोरेस्टेशन क्या है और कंजर्वेशन क्या है। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेटेड वे में, क्योंकि आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी काफी सारा अभी तक कवर करवा दिया जाएगा। ठीक, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होता है, क्विकली वी विल मूव टू कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में मूव कर जाएंगे। ठीक, चलिए, तो आज जो हमने टॉपिक कवर करना है मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। आज का टॉपिक है अर्थ मूवमेंट में मैंने ऑरोजेनी एंड एपेरोजेनी, ये दो एरियाज कराने। ऑरोजेनी में मैं काफी ज्यादा डिटेल में कराऊंगा, सिलेबस में मैंने पहले भी बताया था, कोबर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं इसको विस्तार में कराऊंगा और ऑरोजेनी के प्रोसेसेस को करवाऊंगा, ताकि आपके पास वो एक शब्दावली, वो वोकैबुलरी आ जाए, जिस वोकैबुलरी को यूज करके, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में बच्चों के मार्क्स नहीं आ पा रहे, कारण है कि ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी काफी ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से नंबर अच्छे नहीं ला पाते। ठीक है, तो हम अपने साथ ये वाला काम नहीं करेंगे कि हमारी ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं चल सकता। क्लियर है? तो इसलिए मैं कोबर की थ्योरी और इससे रिलेटेड काफी सारी वोकैबुलरी है ज्योग्राफी की, जो हम माउंटेन बिल्डिंग से एसोसिएटेड, जो टॉपिक रहेगा माउंटेन बिल्डिंग, ऑरोजेनेसिस। कोबर क्योंकि ये एक जर्मन है तो ये उस तरह की वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं। ऐसे ही एक जर्मन है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है वेगनर की। जब ज्योग्राफी आप यूपीएससी में ऑप्शनल पढ़ोगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कई सारे प्रकार के, भी मैं बताऊं कभी, कई सारे लोगों ने ये थ्योरी पॉपअप करी है। तो उसमें से जो थ्योरी बिल्डिंग एग्जैक्टली करी, बाकियों का आइडिया था वो बड़ा नेसेंट स्टेज में था, बहुत ज्यादा बेसिक है। वेगनर ने इस आइडिया को इतना ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट करके बढ़ाया है, बताया है, एविडेंसेस का सपोर्ट दिया है और पूरी थ्योरी लिखी है, किताब लिखी है इसके ऊपर। जब पूरी किताब लिख दी जाती है, जैसे कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है, तो जब हम पूरी किताब लिखते हैं उसको विस्तार में 360 डिग्री से पूरी तरीके से रिलेट करते हैं, तब उसको थ्योरी बोला जाता है। तो ऐसे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे आज। तो ये दो इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा दूंगा, बेसिक आइडिया प्लेट टेक्टोनिक का मैंने जीएस में कराया है, यहाँ थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ, और कैसे प्लेट टेक्टोनिक के, जैसे ये दो इशू देखो ना, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस, इनमें से अभी तक पेपर में सवाल आया नहीं है, तो ये अनटच्ड है, इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक इंपॉर्टेंट है 20 नंबर के लिए, तो हमें पता होना चाहिए 20 में से कहां से सवाल बन सकता है, 5 में से कहां से सवाल बन सकता है। तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस में से 5 नंबर के सवाल के लायक मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे ही प्लेट टेक्टोनिक के अंदर मैं आपको जो है 20 नंबर का कंटेंट दूंगा। अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस आप अपनी सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी से भी पढ़ सकते हैं, जिसमें वेराइटी ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स दे रहा है। वॉल्केनोस के वेरिएंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सप्लोसिटी, कितना ज्यादा एक्सप्लोजन होता है उसके अनुसार इसके अलग अलग टाइप दे रखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका प्लेट टेक्टोनिक करवा देंगे। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, सबसे दो इंपॉर्टेंट एरियाज है, आइसोस्टेसी एंड साइकिल ऑफ इरोजन, सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है, वोकैबुलरी डिफरेंट है, क्योंकि जर्मन एक ज्योग्राफर है जिनका नाम है वॉल्टर पेंक, उन्होंने अपनी शब्दावली, आज कोबर को देख के भी आपको पता चलेगा कि जर्मन है तो उनकी अपनी एक शब्दावली होती है, क्योंकि इंग्लिश नहीं बोलते ये लोग ना, जर्मनी लैंग्वेज है तो अपनी एक शब्दावली है। ऐसे ही वॉल्टर पेंक की शब्दावली बड़ी पेचीदा है, तो इसको लास्ट में करेंगे ताकि आप लोग घबरा ना जाओ पहले इतनी टफ थ्योरी देख के। आइसोस्टेसी सरल है, सीधी है, समझ आएगी, कोरिलेट कर पाओगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए जी, आज जो टॉपिक मैंने बताया था, हमने जो टॉपिक करना है डायस्ट्रॉफिक एंड एपिरोजेनिक किया है और ऑरोजेनिक किया है। वहां तक पहुंचने से पहले एक मैक्रो पिक्चर देख लेते हैं कि भाई दो तरह के फोर्सेस होते हैं, आपको पता ही है। एक एंडोजेनिक फोर्सेस है जो धरती के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, एक आपने पढ़ा है एक्सोजेनिक फोर्सेज है जो धरती के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। जो धरती के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं वो दो प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंसिटी, कि भाई फोर्स जो है धरती के अंदर से अचानक से लग जाता है क्या, जैसे वॉल्केनो है, अचानक से विस्फोट हो जाएगा,
ज्वार भाटा जिसको सॉरी वोल्केनिज्म अचानक से हो जाएगा, अर्थक्वेक अचानक से आ जाएगा, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। तो ये सडन है और जब भी आते हैं तो कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर लेकर आते हैं, तो इनको बोला जाता है कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस। कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस ये भी नाम बोला जा सकता है इनका, ठीक है, आप अपनी शीट में डाला हुआ है, ये भी लिख सकते हैं। तो सडन फोर्सेस को कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस भी बोला जाता है। एक है स्लो फोर्सेस, बहुत धीरे काम कर रहे हैं। पढ़ लिया ना आपने मेसन, पहले भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पहले भी पढ़ ली हमने प्लेट टेक्टोनिक जीएस के अंदर। तो आप देखो कि बहुत स्लो मोशन में ये फोर्सेस काम करें, क्योंकि ये स्लो है, इनके लिए वर्ड क्या लगा है डायस्ट्रॉफिक, DIAS, डायस्ट्रॉफिक मींस दीज आर स्लो फोर्सेस, कैटास्ट्रॉफिक दीज आर सडन फोर्सेस। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। तो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं। इन डायस्ट्रॉफिक जब फोर्स लगा है तो फोर्स ऊपर की दिशा में लगा है या टेंजेंट की दिशा में लगा है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। जीएस में भी पढ़ाया हुआ था कि लेट सपोज धरती के नीचे से फोर्स ओरिजिनेट हुआ, दिस इज अर्थ। अगर फोर्स बिल्कुल रेडियस की दिशा में लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, है ना, रेडियस के साथ लगा, ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है रेडियल फोर्स। रेडियस की दिशा में लगा, रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स ऊपर को लग रहे या नीचे को लग रहे, इसलिए इन फोर्सेस को कई बार बोला जाता है पूरे के पूरे ये कॉन्टिनेंट बनाते हैं, तो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स। अब इसको समझिए, अभी आपने देखा हमने लास्ट में सी लेवल चेंजेस किया। सी लेवल चेंजेस में मैंने बताया धरती के ऊपर एक ऐसा टाइम भी था जब आइस एज आ गई थी, क्योंकि आइस एज आ गई थी तो पूरी धरती थोड़ा सा दब गई थी जहां जहां पे ग्लेशियर्स थे, क्योंकि इतना सारा फोर्स लगा हुआ था, इतना सारा वजन वेट रखा हुआ था आइस का, ग्लेशियर्स का। अब लेकिन जब वो आइस पिघल गई, ग्लेशियर्स पिघल गए, अब धरती वापस से अपनी शेप में आ रही है, और इसको बोला जाएगा, आप आइसोस्टेसिस भी पढ़ोगे, इसको बोला जाता है आइसोस्टैटिक रिबाउंड, वापस आना अपनी जगह पे, आइसोस्टैटिक रिबाउंड। तो ये रिबाउंड आजकल चल रहा है इन टेम्परेट लैटिट्यूड, जैसे हम यूरोप में एक एग्जांपल देते हैं कि रिबाउंड अब हो रहा है, वापस अपनी शेप में धरती आ रही है। तो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेज है, पूरी की पूरी जमीन ऊपर की दिशा में उठ रही है। कभी जमीन दबी भी होगी, जब दबेगी तो ओशंस बन जाएंगे। जैसे जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और मैंने आपको जीएस में पढ़ाया भी है कि एक ऐसा समय था जब अर्थ कूल डाउन हुई, जब अर्थ में वुल्केनिज्म हुए, इतने सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए, जिससे इतने सारा एटमॉस्फेयर बना और जिससे वाटर वेपर निकला, और उस वाटर वेपर से ही बारिश होके पूरी धरती के अंदर ओशंस क्रिएट हुए। तो जब ऐसा प्रोसेस हो रहा था तो उस समय को याद करो, धरती अभी नई नई बनी थी, धरती बहुत गर्म होती थी, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा था, तो टेम्परेचर वाज वेरी हाई। उस टाइम पे अर्थ कॉन्ट्रैक्ट करके छोटी हो रही थी पहले से, क्योंकि अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, उसके कारण कई जगहों पे एरियाज उठे हुए रह गए और कई जगह पे एरियाज दबे हुए रह गए। अगर सर्कुलर भी है धरती तो कई जगह से बैठी हुई है, दबी हुई है, और वहीं पे आज डिप्रेशन या कॉन्टिनेंट्स बने। तो मींस जब जब जो रेडियल फोर्सेस हैं, जनरली ध्यान रखो ऑप्शनल लेवल पे, रेडियल फोर्सेस जनरली ये माना जाता है ये बिकॉज ऑफ दी, आप बोलोगे कि कूलिंग डाउन या हीटिंग ऑफ द अर्थ के कारण होते हैं। कभी अर्थ कूल डाउन होती है या हीट अप हो जाती है। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ये क्यों दे रहा हूं, ऑल्दो इन साइंटिस्ट को अब हम यूपीएससी ऑप्शनल में पढ़ते हैं, हिमाचल में इनका कोट नहीं किया जाता और ना ही ये सिलेबस का पार्ट है। कई जगहों पे धरती बहुत नीचे से रेडियो एक्टिव डिके होना स्टार्ट हो जाता है और धरती बहुत गर्म हो जाती है। मान लो मैं चंडीगढ़ बैठा हूँ, चंडीगढ़ के नीचे वाला एरिया जो 200, 300, 400 किलोमीटर तक का एक एरिया, वो नीचे से बहुत गर्म हो रहा है। जो बहुत गर्म होगा, आप देखते हो ना दूध उबल जाता है, तो बहुत गर्म होता है, तो अर्थ भी एक्सपैंड हो जाएंगी रॉक्स, और रॉक्स एक्सपैंड होकर एक थोड़ा सा उभार आ जाएगा, तो ये एरियाज बाहर को निकल आएंगे। मींस थोड़ी सी इनकी ऑल्टीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर चंडीगढ़ की आज मीन सी लेवल से 200 मीटर की ऊंचाई है, तो मान लो 240-50 मीटर की ऊंचाई होगी, तो थोड़ा सा उभर गए, ये उठ गए ऊपर को। अर्थ अगर कूल डाउन होगी तो कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो आज अगर चंडीगढ़ 200 मीटर के मीन सी लेवल पे है, तो हो सकता है कल को 80 मीटर के मीन सी लेवल पे चला जाए। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके इनसाइड द अर्थ, जिसकी वजह से रेडियल फोर्सेस काम करते हैं। या तो अर्थ ऊपर की दिशा में जाती है या नीचे की दिशा में, जिससे कभी कॉन्टिनेंट बन जाएगा, कभी ओशियंस बन जाएंगे। सिंपल फंडा। तो मींस अर्थ के ऊपर डाया स्लो फोर्सेस, दो प्रकार के फोर्स, ऊपर को लगा नीचे को लगा, मींस कैटेगरी एक ही है, रेडियस की दिशा में लगा। रेडियल फोर्सेस भी अर्थ पे काम करते हैं।
जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े लैंडफॉर्म, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स जमीन से उठे हुए हैं और ओशन जमीन से झुका हुआ है। तो कॉन्टिनेंट ओशन बिल्डिंग फोर्सेस बोला जाता है। इसलिए इस प्रकार के फोर्सेस जो रेडियल डायरेक्शन में होते हैं, इनका एक नाम है एपिरोजेनिक फोर्सेस, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। क्लियर? तो एपिरोजेनिक फोर्सेस ये होते हैं। एपिरोजेनिक फोर्सेस, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। एपिरोजेनिक फोर्सेस रेडियल फोर्सेस होते हैं जो ऊपर और नीचे की दिशा में काम करते हैं, और यही फोर्सेस कॉन्टिनेंट बनाते हैं, और यही फोर्सेस अगर नीचे की दिशा में लग गए तो ओशंस बनाएंगे। क्लियर? तो एपिरोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक तो सिंपल हो गया, एपिरोजेनिक फोर्सेस रेडियल फोर्सेस, अपवर्ड या डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा तो ओशन बन जाएगा, अपवर्ड होगा तो कॉन्टिनेंट बन जाएगा, इसलिए इनको कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस भी बोला जाता है। दूसरे कैटेगरीज की फोर्सेस देखिए, यहां पे उनका नाम रखा है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। वर्टिकल तो समझ आ गया, एपिरोजेनिक, रेडियल भी बोला जाएगा, तो यहां वर्ड लिख लो अपने चार्ट में, रेडियल। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑरोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो पहाड़ बनाते हैं, और इन्हीं फोर्सेस को शब्द लिख लो, ये टेंजेंट की दिशा में लगते हैं, तो टेंजेंशियल फोर्सेस भी बोला जाता है। पहले भी आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। टेंजेंशियल फोर्सेस कैसे लग रहे हैं मैं दिखाता हूं। देखिए, अभी तक फोर्स जमीन के ऊपर उठा रहा था जमीन को या झुका रहा था, ये फोर्सेस हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये टेंजेंट वाली दिशा में लगते हैं, ये रेडियस है, ये सॉरी सेंटर है, फोकस है, और ये टेंजेंट की दिशा में कोई चीज चलेगी, तो ऐसे फोर्सेस टेंजेंशियल फोर्सेस बोलते हैं। या तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, जब भी ये फोर्सेस कन्वर्जेंट होते हैं, अब देखो कन्वर्जेंट होते हैं तो क्या बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स। याद रखो, कन्वर्जेंट अगर ये फोर्स हो गया तो फोल्ड माउंटेन। दूसरा टेंजेंशियल फोर्स देखो, अगर ये फोर्सेस एक दूसरे से दूर जाएंगे, अब आपने बेसिक तो सारी ज्योग्राफी पढ़ी ली है, आपको तो एडवांस ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जब दूर जाएंगे तो बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ऐसे केसेस में फोर्सेस क्या हुए, टेंशनल, एक दूसरे से दूर जाने वाले टेंशनल फोर्सेस। टेंशनल फोर्सेस हमेशा ब्लॉक माउंटेन बनाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे फोर्सेस दो दिशा में लग सकते हैं, जैसे रेडियल फोर्सेस है या तो ऊपर को लगा या नीचे को लगा, ऐसे ही ये फोर्सेस है एक दूसरे की तरफ लग सकते हैं, एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो दोनों केसेस में आपके लैंडफॉर्म्स चेंज हो जाएंगे। एक जगह टेंशनल है तो ब्लॉक माउंटेन्स है, एक जगह कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स लग जाएंगे। देखो जी, ये देखिए, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन जब लगेगा तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे, फोर्सेस ऑफ टेंशन जब लगेगा तो फॉल्ट माउंटेन बनेंगे या ब्लॉक माउंटेन्स। इसमें क्या क्या शब्द यूज होते हैं, जो नीचे दबा हुआ हिस्सा है उसे ग्रेबन या रिफ्ट वैली बोलते हैं टेक्निकली। ये आपने वर्ड सुना है ग्रेबन या रिफ्ट वैली, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप देख पाएंगे ग्रेबन या रिफ्ट वैली। या इसके जो उठा हुआ हिस्सा है उसके लिए वोकैबुलरी क्या यूज करते हैं, HORST, हॉर्स्ट। ये देखिए, ठीक। तो टेंशनल फोर्सेस में आप क्या लिखेंगे कि टेंशनल फोर्सेस के केस में आप लिख सकते हैं कि आपके ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होंगे, जैसे रिफ्ट वैली या हॉर्स्ट क्रिएट होते हैं, और जहां कंप्रेशनल फोर्सेस हैं वहां हमारे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होंगे, जैसे अपने हिमालयाज। क्लियर है? तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस का एक इंट्रोडक्शन था, एपिरोजेनिक का, ऑरोजेनिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब जब दुनिया में लैंडफॉर्म्स बने, जैसे आपने पढ़ा कि जब हमने विंड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा तो हमने 3 प्रकार का पढ़ा, एक प्लैनेटरी था, एक सेकेंडरी था, एक टर्शरी था। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपेंस, कितना बड़ा सर्कुलेशन है, पूरे प्लैनेट पे है तो उसको प्लैनेटरी सिस्टम बोल दिया, परमानेंट सिस्टम बोल दिया, प्राइमरी बोल दिया। जो छोटे लेवल पे है, मेसो लेवल पे है, उसको हमने बोल दिया कि भैया साइक्लोन है कि एंटी साइक्लोन है, हाँ, या जेट स्ट्रीम है, तो ये लेवल था। थर्ड था, हमने कहा लोकल विंड्स जो है ये भी तो है, जैसे इंडिया में लू चल रही है, काल बैसाखी है, अलग अलग हिस्से में सिरको है, सेना एना है, और चिनूक है, फोएन है, ये सारी लोकल विंड्स है, तो टर्शरी विंड। ऐसे ही लैंडफॉर्म में 3 प्रकार के लैंडफॉर्म है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब है साइज, कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, कि वो सेकंड ऑर्डर है, कि वो थर्ड ऑर्डर है। तो ऑर्डर का मतलब ऑन द साइज। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म हैज बीन कॉज्ड बाय एपिरोजेनिक फोर्सेस, रेडियल फोर्सेस की वजह से बने एपिरोजेनिक फोर्सेस। ये 2 ही प्रकार के लैंडफॉर्म है। बड़े बड़े लेवल पे क्या है, या तो बहुत बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आपका कॉन्टिनेंट बना हुआ है, या ग्लोबल लेवल पे आपके ओशियंस बने हुए, तो इनको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म। सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म है, ये इनसे थोड़े छोटे हैं, ये मैसो लेवल पे है, ये इतने बड़े नहीं है, ये ऑरोजेनिक फोर्सेस के कारण बने हैं, ऑरोजेनिक फोर्सेस के कारण बने हैं। कौन से लैंडफॉर्म है, ये लैंडफॉर्म है
माउंटेन्स, ये फोर्सेस, ये लैंडफॉर्म्स हैं प्लेट्यूज, जैसे डेक्कन प्लेट्यू, माउंटेन, कॉर्डिलेरास। अभी कॉर्डिलेरास का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। कॉर्डिलेरास शब्द थोड़ा सा आपने सुना है, जैसे कॉर्डिलेरास एग्जांपल है, बोला जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास ऑफ अमेरिका। अमेरिका में नॉर्थ और साउथ दोनों है। इसका मतलब हो गया हम एंडीज या रॉकीज की बातें कर रहे हैं। तो ये भी एक टाइप का लैंडफॉर्म है। तो माउंटेन एक टाइप का लैंडफॉर्म है, माउंटेन सिस्टम एक टाइप का लैंडफॉर्म है। ऐसे ही प्लेट्यूज एक टाइप का लैंडफॉर्म है, ऐसे ही कॉर्डिलेरास। लेकिन ये सेकंड ऑर्डर है, ये पूरे दुनिया में फैला नहीं है। रॉकीज पूरी दुनिया में नहीं फैला, एंडीज उनका विस्तार इतना बड़ा नहीं है जितना एक कॉन्टिनेंट का। साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकीज हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका एज अ कॉन्टिनेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर है। उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे सेकंड ऑर्डर है, उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जहां थर्ड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर मेजरली ये जो सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म है, ये प्लेट टेक्टोनिक से आप आज की तारीख में समझ सकते हो इजीली, जो हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। थर्ड ऑर्डर के जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये मैक्सिमम एक्सोजेनिक फोर्सेस द्वारा बनाए जाते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, यही टॉपिक आपने स्वयं पढ़ना है। जो मैंने आपको जीएस की क्लास में नोट्स हैं वो यहीं पे रेलिवेंट है। कौन से? ऑक्सबोलिक, डेल्टा, वी शेप वैली, यू शेप वैली, ग्लेशियर्स ने कौन से लैंडफॉर्म बनाए, सी वेव्स ने जो लैंडफॉर्म्स बनाए, फ्लूवियल ने बनाए, विंड्स ने बनाए। मींस जो एक्सोजेनिक फोर्सेस या एजेंट्स के द्वारा बनाए हुए इरोजनल, लिख लो वर्ड, इरोजनल या डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। डेपोजिशनल मैं एक बार लिख लेता हूं फिर साइड हो जाऊंगा। वो ये जो लैंडफॉर्म्स बने हैं इरोजनल एंड डेपोजिशनल, एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण, इनको थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म बोला जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म का साइज क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर के लैंडफॉर्म है। ये आपके नोट्स में नहीं है, ये आपने अभी लिखना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, लैंडफॉर्म क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर विद एग्जांपल, इसको लिख लीजिए। ऑलराइट, चलिए अब माउंटेन के अलग अलग कैटेगरीज है। जब हम ऑरोजेनिस पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग कर रहे हैं। ऑरोजेनी कोबर का दिया हुआ वर्ड है जिसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो माउंटेन के लिए कहते हैं हम जी, ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है उसके बेसिस पे भी माउंटेन बनते हैं। एक माउंटेन है जी कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, माउंटेन कैसा है इसके बेसिस पे भी माउंटेन है। एक है माउंटेन किस टाइम बना, उसके बेसिस पे भी माउंटेन है। ये आपके नोट्स में नहीं है, आपने अभी लिखना है। A4 शीट निकाल के इसको लिख लो, A4 शीट स्टेपल कर देना इन्हीं हैंड आउट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड कोबर की थ्योरी से पहले। ठीक, ज्योग्राफिकल सिचुएशन समझो। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कॉर्डिलेरास का। कॉर्डिलेरास मतलब होता है इनके अंदर, लिखते जाओ, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स के साथ साथ इनके अंदर वुल्केनिज्म होता है, VUL लिखना, वुल्केनिज्म होता है। मींस फोल्ड माउंटेन के बीच में अगर वॉल्केनो आ जाए तो वुल्केनिज्म भी होगा। इनके साथ साथ इनके बीच में प्लेट्यूज भी पड़े होते हैं, जैसे कोलोराडो प्लेट्यू, यूएसए में बना हुआ कोलोराडो प्लेट्यू। तो ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरास का ही पार्ट है। इसके अंदर अलग अलग रेंजेस बनी होती हैं। जैसे अगर आप, मैंने आपको कॉन्टिनेंट में पढ़ा है ना कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरास के अंदर, वहां पे भी वर्ड यूज किया, कोस्ट रेंज है, सियारा नेवाडा रेंज है, और ऐसे ही रॉकी सबसे इंटीरियर और कॉन्टिन्यूस रेंज है। तो 3 रेंजेस बनी हुई हैं। ये अलग अलग टाइम पीरियड में बना होता है, टाइम पीरियड भी इसका अलग होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड में बने होते हैं। तो कॉर्डिलेरास बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। वर्ल्ड में 2 ही एग्जांपल हैं कॉर्डिलेरा के, नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूं। ये 2 एग्जांपल हैं एंडीज एंड रॉकीज, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो कॉर्डिलेरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें माउंटेन रेंजेस भी हैं, माउंटेन रिजेस भी हैं, जिसके अंदर वॉल्केनिक पीक्स भी हैं, जिसके अंदर हमारे प्लेट्यूज भी हैं, और ये सारे एरियाज मिलके जो है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास बनाते हैं। क्लियर? अब इसके अलावा सेकंड सिस्टम, इससे थोड़ा सा इजी सिस्टम है, या उतना पेचीदा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसको बोला जाता है माउंटेन सिस्टम। माउंटेन सिस्टम एक ही टाइम पीरियड में बना होता है। एक ही टाइम पीरियड मींस हिमालयाज के लिए मैं कई बार शब्द क्या यूज करता हूं, दीज हैज बीन फॉर्म्ड इन टर्शरी पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम स्केल रटा होना चाहिए, क्योंकि आपको इस तरह की शब्दावली ज्योग्राफी ऑप्शन में यूज करनी है। और यहीं पे एक उस स्टूडेंट जिसने सिलेक्शन लेनी है, और एक नॉर्मल विद्यार्थी जो घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहा है और ज्योग्राफी के 4 कॉन्सेप्ट समझ के ये सोचा कि ज्योग्राफी में नंबर आ जाएंगे, वो फर्क होगा।
ठीक, क्योंकि ज्योग्राफी में हमने देख लिया है कि खुद से पढ़ने में आप इस तरह के शब्दावली आपको पता ही नहीं चलेगा शब्दों की कीमत क्या है, क्यों टर्शरी सिस्टम लिखना जरूरी है हिमालयाज के आगे, क्यों एल्पाइन ओरिजिनी लिखना जरूरी है हिमालयाज के आगे। तो जब एक ऑप्शनल में जिसकी ग्रिप होगी उसके कीवर्ड्स में ग्रिप होगी तो वो ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी यूज करेगा, तो एग्जामिनर को अपने आप इंप्रेशन बनेगा कि इसने ज्योग्राफी को समझ के और डिटेल में पढ़ा है। ऑलराइट, तो माउंटेन सिस्टम में क्या सिंगल पीरियड में बनेगा। फर्क क्या है, इसमें मल्टीपल रेंजेस होंगी, मल्टीपल रेंजेस, क्लियर, इसके अंदर मल्टीपल रेंजेस है, लेकिन इसके अंदर वॉल्केनिक पीक्स नहीं है, इसके बीच में प्लेट्यू हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक, जैसे हिमालयाज के अंदर दो सिस्टम है, एक साइड हिमालयस माउंटेन है, दूसरी साइड आपको पता है कुनलून शाह है, ये कहाँ है, चाइना में। इनके बीच में क्या है, तिब्बतियन प्लेट्यू, ये कई बार किया हुआ है हमने, तिब्बतियन प्लेट्यू, और सदर्न में क्या है, हिमालयास। तो ये तीन पैरेलल रेंज है। तो हिमालयस हम इसकी बात कर रहे हैं, इस हिमालयस में मल्टीपल रेंजेस है, आपको पता है ग्रेटर हिमालयस है, लेसर हिमालयस है, शिवालिक भी है, और इसके अंदर तो कोई प्लेट्यू नहीं है, तो ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक ही टाइम फ्रेम में बन गया, टर्शरी में बन गया। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास बहुत लंबे समय तक बनते रहे हैं, क्लियर। थर्ड है माउंटेन रेंजेस, ये और सिंप्लीफाइड और छोटा वर्जन होता है, जैसे एग्जांपल हो गया शिवालिक इज अ माउंटेन रेंज, विंध्याचल, विंध्याचल इज अ माउंटेन रेंज, अरावली इज अ माउंटेन रेंज, कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, मल्टीपल रेंजेस नहीं है, सिंपल सीधे पहाड़ है, तो ये माउंटेन रेंजेस है। रिजेस क्या हो गई, सिंपल एक ऊंचा वाला इलाका, जैसे अपने वेस्टर्न घाट, माउंटेन रिज की फॉर्मेट में, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं, कोई रेंजेस नहीं है, बस रिज है। रिज हमेशा वोल्केनिज्म के कारण बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ये वेस्टर्न घाट्स है। तो इस तरह से हमने देखा कि चार प्रकार के सिस्टम बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल सिचुएशन के बेसिस पे। अगर हम डिस्क्राइब करें माउंटेन को, तो माउंटेन या तो कॉर्डिलेरा है, या वो माउंटेन सिस्टम है, माउंटेन रेंजेस है, या वो माउंटेन रिजेस है। ये मैं एक एक वर्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, ताकि ज्योग्राफी ऑप्शनल लेवल पे आपको पता चले कि इन शब्दों में डिफरेंस होता है, जीएस वाले को डिफरेंस नहीं पता होगा, क्लियर। चलिए जी, कमिंग टू द थिंग, दूसरा सिस्टम है कि कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर क्या होता है माउंटेन का। कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर का मतलब समझिए कि माउंटेन दिखता कैसा है। अब इसके एग्जांपल आपको सिंपल पता है भैया, या तो माउंटेन फोल्ड होगा, फोल्ड माउंटेन कब बनता है, अभी मैंने बताया कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण जब बीच वाला सेडिमेंट फोल्ड हो जाएगा और माउंटेन कुछ इस शक्ल का बनेगा, इसको फोल्ड माउंटेन बोलेंगे। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे फोर्सेस तो बनेंगे ब्लॉक माउंटेन, कुछ इस तरह से, जिसमें बीच वाला हिस्सा ऐसे गिर जाएगा और ये बनेंगे ब्लॉक, क्योंकि आसपास के एरिया ब्लॉक की तरह खड़े होंगे। तो ऐसे को क्या बोला जाता है, इसी को मैंने क्या बोला, होर्स्ट बोला, और दबे हुए हिस्से को ग्रेबेन बोला या रिफ्ट बोला, क्लियर। तो या तो माउंटेन फोल्ड होगा या तो माउंटेन ब्लॉक होगा। तीसरा कैटेगरी है बहुत पुराना पहाड़ है, वो माउंटेन वॉल्केनिक भी तो हो सकता है, वॉल्केनिक माउंटेन। एग्जांपल देखो ना, कभी भी जहां पे वोल्केनिज्म होगा, आइलैंड्स बन रहे हैं, वो वॉल्केनिक आइलैंड माउंटेन ही तो है। अब इक्वेडर में कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वर्ल्ड, वॉल्केनिक पीक ऑफ द वर्ल्ड, इक्वेडर के अंदर है, एंडीज का पार्ट है, क्योंकि एंडीज में मैंने बताया वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, बीच बीच में इरप्शन है। ऐसे ही जापान की पीक फ्यूजीयामा, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक फ्यूजीयामा, ऐसे ही एक पीक है आपको पता है अफ्रीका में, नाम पता है आपको, किलिमंजारो, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो। तो ये क्या है, ये माउंटेन पीक है और वॉल्केनिक इन कैरेक्टर है। तो बनने की विधि डिफरेंट है, कॉम्पोजिशन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। तो मींस वॉल्केनिक पीक भी, वॉल्केनिक माउंटेन हो सकते हैं, माउंटेन फोल्ड भी हो सकते हैं, माउंटेन ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, और लास्ट पार्ट होता है रेजिडुअल, बचे कुचे पहाड़, रेजिडुअल माउंटेन्स भी हो सकते हैं। रेलिक, रेलिक का मतलब होता है अस्थियां। रेलिक माउंटेन कौन से हैं, इंडिया में एग्जांपल देखते हैं। रेलिक देखो, ब्लॉक माउंटेन्स सिंपल है, इसके वर्ल्ड के एग्जांपल होंगे, एक यूरोपियन माउंटेन है, इनका नाम है वॉसगस, एक माउंटेन है ब्लैक फॉरेस्ट, इनके नाम याद रख लो, ये फोल्ड ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल है, वॉसगस एंड ब्लैक फॉरेस्ट। ऑलराइट, तो ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन आपको पता ही है, हिमालयाज, एल्प्स, एटलस माउंटेन, ये सब कुछ फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल है। तो आज कोबर को जब डिटेल में करेंगे तो फोल्ड माउंटेन की ही बातें करेंगे। नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन, अभी बताया, एग्जांपल के साथ याद इसलिए करना है क्योंकि एग्जामिनर आपके एग्जांपल से ही आपकी नॉलेज को कोरिलेट करता है। तो फ्यूजीयामा है, कोटोपेक्सी है, या हमारा जो है किलिमंजारो है, ये सब वॉल्केनिक माउंटेन है। ऐसे ही लास्ट माउंटेन है रेजिडुअल और रेलिक माउंटेन, बचे कुचे पहाड़। एग्जाम्पल हैं आपके ईस्टर्न घाट्स,
कोई भी हिल्स का नाम लिख लो, जावेडी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, नल्ला मल्ला रेंज, पालकोंडा हिल्स, महेंद्रगिरी, ये सब कुछ रेलिक माउंटेन्स, अरावलीज बचे कुचे पहाड़, रेलिक, यूरल रेलिक जो रशिया के बीचों बीच हैं, सोर्सेज हैं बहुत सारे रिसोर्सेज के, ठीक। तो रेजिडुअल माउंटेन, तो कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी माउंटेन को रखा जाता है। माउंटेन को एक और नाम दिया जाता है कि कब बने। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पेंजिया के केस में, अभी कोबर बोलेगा भी ये बात, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग में भी बोलेंगे कि अलग अलग टाइम पे ये प्लेट्स लगातार टकराती रही है, पहली बार प्लेट्स नहीं टकरा रही, तो जब जब प्लेट टकराएंगे तब तक पहाड़ बनेंगे। और दुनिया में 6 बार सुपर कॉन्टिनेंट बन गए, तो सुपर कॉन्टिनेंट 6 बार बन गए, ये छठा है पेंजिया। तो जब जब कॉन्टिनेंट बनेंगे और टूटेंगे तो जरूर टकराएंगे, जब भी टकराएंगे तो पहाड़ बनाएंगे, तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे। तो पहली बार हिमालयस नहीं बन रहे, ऐसे कितने बार बड़े बड़े पहाड़ बने होंगे, कभी अरावलीज भी तो बने हैं, कभी यूरल माउंटेन्स भी तो बने हैं। तो मींस अलग अलग टाइम फ्रेम में माउंटेन बने। आपको मैंने पहले भी बोला था जीएस के अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब पढ़ाया था कि ऑप्शनल वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस वालों के लिए नहीं है। तो एक एरा है 570 मिलियन ईयर्स एगो। एज देखो, 570 मिलियन का मतलब होता है 5700 लाख साल पहले। तो 570 मिलियन ईयर्स एगो, 5700 लाख साल पहले धरती पे जब कोई लाइफ नहीं थी तब भी पहाड़ बने थे। इन पहाड़ों के अवशेष अब देखने को नहीं मिलते हैं आमतौर पे। जोग्राफर्स इसलिए जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, क्योंकि खोद के नीचे से रॉक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो उन पहाड़ ऊपर से तो इरोड हो जाता है पहाड़। मैंने बताया था जो आपके एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन है, ये पहाड़ों को तोड़ते रहते हैं। तो ऐसे पहाड़ों को विंड वाटर सबने तोड़ दिया है, लेकिन जमीन के नीचे मैंने बताया था जब फोल्ड पड़ता है तो जितना हिमालय ऊपर है उससे 9 गुना हिमालय जमीन के नीचे भी है। तो ऐसे पहाड़ों की जड़ें आज भी रह गई हैं, तो रूट्स रह गई हैं। उन रूट्स के रॉक को स्टडी करके पता चलता है यार यहाँ पे पहले कभी बहुत माइटी माउंटेन सिस्टम भी रहा था। तो ऐसे पहाड़ प्री कैम्ब्रियन एरा के हैं, उनके बचे कुछ अवशेष हैं, जमीन के ऊपर नहीं दिखते। तो ऐसे पहाड़ प्री कैम्ब्रियन में भी बने। पहाड़ कैलिडोनियन ओरिजिनी, ये टाइम फ्रेम है पहाड़ का, जैसे एक टाइम फ्रेम है अल्पाइन, हिमालयास के लिए बोला जाता है अल्पाइन ओरिजिनी। अल्पाइन मींस न्यू, टर्शरी ओरिजिनी, अभी बने हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स है। कैलिडोनियन ओरिजिनी के पहाड़ बहुत पुराने। एग्जाम्पल हैं दुनिया में इसके, यूरल, एग्जाम्पल हैं इसके अरावलीज, याद रख लो और लिख लो। अपलाचियन, ये आपके नोट्स में नहीं है, अपलाचियन, इन सबको लिख लो। यूरल, अलावरीज, अपलाचियन, ये पुराने पहाड़ हैं। नॉर्वे में अगर आप देखोगे जोलियन माउंटेन्स, ये बहुत पुराने पहाड़ है। इन पहाड़ों, जिस टाइम फ्रेम में ये सारे पहाड़ एक साथ बने थे, जिस टाइम फ्रेम में बने थे उसको बोला जाता है कैलिडोनियन ओरिजिनी। इसलिए ये देखने में लगते हैं कि यार बचे कुछ हैं, खत्म हो चुके हैं पहाड़। ऑलराइट, इसके अलावा पहाड़ दुनिया में एक और बार भी बने, हर्सिनियन ओरिजिनी बोला जाता है। इस टाइम पे जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वॉसगस माउंटेन्स, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ये इसी टाइम के ही हर्सिनियन ओरिजिनी के पहाड़ है। इसलिए इनकी ऊंचाई अब उतनी ऊंची नहीं रही। तो जितना पुराना पहाड़ होगा उतना इरोडेड होगा, जितना नया पहाड़ होगा उतना बड़ा पहाड़ होगा। तो माउंटेन सिस्टम which has been formed recently are very mighty like the Rockies, Andes, Alps and Himalayas। तो अल्पाइन ओरिजिनी मैंने प्लेट टेक्टोनिक में टाइम पे बताया था, 4 माउंटेन्स बने थे। एक है आपके हिमालयाज, एक है आपके एल्प्स, एक है आपके एंडीज, एक है आपके रॉकीज। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको याद करेंगे। तो माउंटेन बिल्डिंग के 4 फेजेज हैं। कोबर ने ही बताया, ये फेजेस हमें किससे पता चले? कोबर ने बताया यार पहाड़ पहली बार नहीं बन रहे, पहले भी बन चुके। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया अबाउट माउंटेन्स, नॉट बिल्डिंग, माउंटेन्स। जब थ्योरेटिकल लेवल पे जाते हैं, माउंटेन बिल्डिंग को देखते हैं, तो 2 सेट ऑफ थ्योरीज आती है। इस डायग्राम को भी बना लेना। 2 सेट ऑफ थ्योरी आती है माउंटेन बिल्डिंग की। कि जब माउंटेन्स को देखा तो जोग्राफर्स ने और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज या लाइन ऑफ थॉट में सोचना शुरू किया। तो एक ने बोला, हरमन बोलते हैं, ये जो पहाड़ बने हैं ये अर्थ के वर्टिकल रेडियल फोर्सेस ने बनाए हैं। तो ये रेडियल फोर्सेस की थ्योरी को देता है। ये थ्योरी पूरी तरीके से डिस्कार्टेड है, फ्लॉज से भरी हुई है, नहीं पढ़ाई जाती, यूपीएससी में भी नहीं पढ़ाते इसको। अंडुलेटिंग एंड ऑसिलेशन थ्योरी होती है, एमए ज्योग्राफी में पढ़ाई, एमएससी ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है। ठीक, जस्ट फॉर द सेक कि एक व्यू पॉइंट तो है। देखो, व्यू पॉइंट कुड बी राइट और रॉन्ग, बट इट इज अ व्यू पॉइंट। थ्योरीज का मतलब होता है आपको सारे क्षेत्रों से बता देना भैया गलत तो था, लेकिन ये एक व्यू पॉइंट था, ये गलत किस ग्राउंड पे हुआ। ठीक, तो वो सारे ग्राउंड, नहीं तो रिसेंटली तो प्लेट टेक्टोनिक है, फिर आपको कोबर की थ्योरी और कॉन्टिनेंटल थ्योरी और सी फ्लो स्प्रेडिंग क्यों पढ़ाया जाता है? कि एटलीस्ट दे कैरीड सर्टेन वेट, दे कैरीड अ आइडिया, दे वर
they were carrying certain substance. Perhaps this could be the possibility in their era because of the scientific challenges. These theories were considered true, were once considered true, but with the passage of time, when we had the scientific equipment, when we had the scientific facilities, और साइंस ने भी विकास किया, तो हमें पता चला now with the passage of time these theories could be discarded because they do not seems to be true anymore. ऑलराइट, तो हमें आज इनको नकारा है। कभी इनकी इतनी पॉपुलैरिटी रही होगी कि जब बताते होंगे तो लोग तालियां भी बजाते थे। जैसे मूवीज है, अब आप देखते हो 50s और 60s की मूवी, आपको लगता है क्या फ्लेवर है, आप रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन अपने एरा की वो सुपरस्टार मूवीज थी, वो एरा ऐसा था। ऐसे ही इन थ्योरीज का एरा ऐसा था, इन साइंटिस्ट का ऑरा ऐसा था अपने टाइम पे कि अगर ये कोई भी बात बोलते थे तो सत्य मानी जाती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चला नहीं यार, ये जो उस टाइम की साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से ठीक था, लेकिन आज के बारे में जब हमें सब पता चल गया, आज ये ट्रू नहीं हो सकती। क्लियर है? तो इस तरह से थ्योरीज इवॉल्व होती हैं टाइम के साथ। जैसे आपके फोन इवॉल्व हो गया टाइम के साथ, जैसे आपकी कार्स इवॉल्व हो गई, ऐसे ही ये थ्योरीज भी इवॉल्व हो गई। क्लियर? तो एक अब दूसरी थ्योरीज है हॉरिजॉन्टल थ्योरीज। हॉरिजॉन्टल थ्योरीज बेसिकली टेंजेंशियल फोर्स के ऊपर टिकी हुई थ्योरी है। टेंजेंशियल फोर्स लगते हैं, ये कहते हैं वर्ल्ड में जो माउंटेन बनते हैं वो टेंजेंशियल फोर्स से बनते हैं, वो रेडियल फोर्सेस से नहीं बनते हैं। तो जब टेंजेंशियल फोर्स लगा, तो टेंजेंशियल फोर्स के जन्म कैसे हुआ, हम कैसे मान लें कि टेंजेंट में फोर्स लगा? तो कोबर की थ्योरी जो आज पढ़ेंगे, इन्हीं के साथ एक जेफरी है जिनकी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी। ये दो इस थ्योरी के साइंटिस्ट थे, ये बोलते थे फोर्सेस आर बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इस वर्ड को याद करो, कॉन्ट्रैक्शन। ये कहते हैं जो माउंटेन बनते हैं और ये जो माउंटेन बन रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। माउंटेन कौन से? फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक्स तो सिंपल है समझाने, सबसे ज्यादा पेचीदा है समझाने में फोल्ड माउंटेन। तो जितनी भी थ्योरीज आई वो फोल्ड माउंटेन को समझाने की कोशिश करती गई, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स और बड़े सिस्टम थे। हिमालयस देखो ना, 3200-3500 किलोमीटर तक चल रहे हैं एक कोने से दूसरे कोने, उसके बाद बेंड ले रहे हैं। सेंट्रल एशिया में भी अगर चले जाओ पामिर नॉर्थ से टर्की की तरफ, तो इतनी सीरीज ऑफ रेंजेस है। तो हिमालय जोग्राफर सोचता था यार ये कैसे बने होंगे, इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इनके पीछे थ्योरी बिल्डिंग क्या हो। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। तो इन थ्योरीज को सेट ऑफ साइंटिस्ट ने बोला कि जरूर धरती पहले बहुत बड़ी रही होगी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे अर्थ कूल डाउन हुई क्योंकि नई नई अर्थ बनी थी, टेम्परेचर रिलीज किया और कॉन्ट्रैक्ट होके अब अर्थ छोटी हो गई। क्योंकि जब अर्थ छोटी हुई तो सारी चीजें सिकुड़ गई, जब सिकुड़ गई तो जो सेडिमेंट थे उनके पास जगह नहीं बची कहीं जाने को, तो फोल्ड बन गए हैं। तो इन फोल्ड के कारण ही माउंटेन बने। तो इनका थॉट पॉइंट था कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही स्क्वीजिंग एंड पकलिंग ऑफ द सेडिमेंट्स हुआ, स्क्वीजिंग एंड पकलिंग, जिसकी वजह से फोल्ड आज दृष्टिगोचर होते हैं। क्लियर? तो एक कॉन्ट्रैक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट है। तो इन थ्योरी में आज हम कोबर को पढ़ेंगे। इसी के बाद अगर टाइम ने अलाउ किया तो हम वेगनर की थ्योरी पढ़ेंगे। और आपके सिलेबस में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वर्ड नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो आपकी किस्मत अच्छी है कि हमने फिर टेलर को नहीं पढ़ना। टेलर की थ्योरी 1908 की है, बेसिक है, उतनी बड़ी है भी नहीं कि पढ़ा के नंबर आ सके। आर्थर होम्स की थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन अगर आप देखोगे, जब प्लेट टेक्टोनिक है तो वहां पे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक दो ही जगह से रेफरेंसेस लेता है, इंस्पिरेशन लेता है। एक आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, एक आपकी कोबर की थ्योरी को वो मिलाता है और माउंटेन बिल्डिंग सिस्टम ऑफ हिमालयस, एल्प्स, एंडीज और रॉकीज को समझाता है। थर्ड वो आर्थर होम्स के रिएक्शनल आर्गुमेंट को आइडेंटिफाई करता है। तो तीन थ्योरी का मिश्रण है प्लेट टेक्टोनिक। ठीक, तो इसलिए आर्थर होम्स की थ्योरी को बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट्स आर वेरी ट्रू इन देयर कैरेक्टर। जियोफिजिसिस्ट और जियोमॉर्फोलॉजर थे आर्थर होम्स, तो इनका बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के पीछे हम केवल वेगनर की थ्योरी को आज पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है थ्योरी का, जो सारी थ्योरीज के कॉम्प्रिहेंसिव है, सबको सम अप करके रिफाइंड थ्योरीज है। हजारों साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा थोड़ा किसी ने कोई आइडिया दिया, कोई आइडिया दिया। जब इन सारे आइडियाज को क्लब किया तो एक बड़ी थ्योरी बिल्डिंग हुई, जिसका नाम रखा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी पढ़ेंगे। तो ये तीन सेट ऑफ थ्योरीज हैं जो हमने कोबर की पढ़नी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक। नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में यही थ्योरी करेंगे। तो मेरे को इस फ्लो चार्ट को दिखाने का जो ऑब्जेक्टिव था, जब हम ऑप्शनल में करते हैं तो मैंने कई बार बताया, हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम बर्ड आई व्यू लेते हैं। बर्ड आई व्यू मींस जैसे जब पक्षी ऊपर से उड़ता है तो उसको पूरा शहर दिख रहा होता है, तो ये मैक्रो व्यूज। हम केवल वेगनर के बारे में बात नहीं करेंगे, कभी भी वेगनर का 5 नंबर में आ चुका है वेगनर के बारे में लिखोगे तो अगर आपने एक लाइन लिखी, बाकी उससे सबसे अलग है, आपने लिखा ही वॉज द ओपिनियन ऑफ कॉन्ट्रैक्शनलिस्ट,
he was contractionalist in his approach, and he was in the opinion of horizontal movement of the continents rather than the vertical movement of continent, like आप नाम कोट कर दो हरमन का, तो वही एग्जामिनर को लगेगा यार इसको नॉलेज तो जबरदस्त है, ठीक। फिर आप बोलोगे वो आर्थर होम्स के आइडियाज को कैरी नहीं करता था, तो उसे लगेगा जैसे आर्थर होम्स के बारे में भी पता है, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूड करोगे, ऑन द प्रीमाइस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी टुडेज वी कैन सी the success of the plate tectonic theory, because plate tectonic theory has its inspiration in the seeds which has been sowed by the Wegener, ठीक। तो इस तरह से आप ड्राफ्ट करो तो उसे लगेगा इसको आगे का भी पता है, इसे पीछे भी पता है, ही इज हैविंग द मैक्रो व्यू ऑफ अ टॉपिक। तो ये दिखाने की कोशिश करो, इसलिए ये जो चार्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है, ये आपके नोट्स में नहीं डाला गया, आपको बताया गया कि लिखिए, ताकि आपको समझ आए इस चार्ट का औचित्य क्या है, क्लियर। तो ये थ्योरी है, थ्योरी बिल्डिंग में अब कोबर को ऐसे शुरू करेंगे, कोबर तक पहुंचने का एक तरीका बताया। तो कोबर क्या कहते हैं कि कोबर कहते हैं यार वर्ड में कुछ वोकैबुलरी, कोबर एक जर्मन है। एक बात मैं बता देता हूं, ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिकन का तो नो डाउट है, क्योंकि रिसर्च के लिए पैसा और दिमाग उन्होंने ही पूरी दुनिया से उठाया हुआ था। लेकिन एक स्कूल ऑफ थ्योरिस्ट है जिसको बोला जाता है जर्मन स्कूल। आप ज्योग्राफी में देखोगे जर्मन जो है डोमिनेट कर रहे हैं। जर्मन के अभी मैं आपको कोबर पढ़ा रहा हूं, वेगनर भी जर्मन है, और आपके एक थ्योरिस्ट आएंगे अभी वॉल्टर पैंक, आपने पढ़ लिया होगा अपनी सविंदर सिंह में, वॉल्टर पैंक की साइकिल ऑफ इरोजन। इन तीनों का ही लेजेंडरी वर्क है जियोमॉर्फोलॉजी में। और अमेरिकन ने क्योंकि अंग्रेजी में बातें लिखी हैं, वो कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी विलियम मॉरिस डेविस। इन तीनों का वर्क देखोगे, विलियम मॉरिस डेविस का नया आइडिया कुछ भी नहीं है, इनके आइडियाज ओरिजिनल हैं और ये 100 साल बाद समझ आने वाले आइडियाज हैं। वेगनर अपनी जिंदगी में डिप्रेशन से मर गया एट द एज ऑफ 32। ही हैड रिटन द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आइंस्टीन अगेन अ जर्मन ज्यू, ही हैज रिटन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एट द एज ऑफ 25। और 20 साल लगे दुनिया को यह बताने में, जिसका नाम रखा 1925 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1901 की थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 25 साल लग गए, 50 साल की उम्र में दो लोगों को समझ आ रहा है थोड़ा सा, जिसको कह रहा है ये जनरल है, अब तुम्हें समझ आएगी। 25 साल सिंप्लीफाइड करने में लगे, लोगों के लेवल में आने में उसे अगले 25 साल लगते हैं, ठीक है। टिल ही डाइड ही हैवंट गॉट एनी नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरी, क्योंकि वो समझ ही नहीं आई किसी को जब तक वो जिंदा था। मींस उसको 1921 में जो नोबेल प्राइज मिलता है वो रेडियो एक्टिविटी पे मिलता है rather than थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि उसके जीवित रहते तक वो ना तो प्रूव हो पाई ना किसी को समझ आ पाई। तो दीज वर द प्रोजेनिटर ऑफ आइडियाज। तो जर्मन हैज बीन कंसिडर्ड एज द प्रोजेनिटर ऑफ आइडिया। दैट्स व्हाई होम्योपैथी अ जर्मन साइंस। ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है मेडिसिन के अंदर, क्योंकि एमबीबीएस ब्रिटिश लेकर आए, मेडिसिन ब्रिटिश लेकर आए, तो होम्योपैथिक डिस्कार्डेड है। तो आप देखो कि किस तरह से डोमिनेंट आइडियोलॉजी ही प्रमोट करती है। हैड इट बीन की दुनिया पे जर्मनी ने रूल क्या होता, होम्योपैथी का आज घर घर होता। ऑलराइट, तो ये कुछ एक आइडियोलॉजी है वर्ल्ड लेवल पे, आपको पता होना चाहिए। बीइंग एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपके मैक्रो व्यूज बहुत अच्छे होने चाहिए। क्लियर है। तो देखो कोबर अपनी कुछ शब्दावली है, पहले मैं वो शब्दावली आपकी डेवलप कर लेता हूं, फिर मैं पढ़ाऊंगा। मैं कहता हूं एक जियोसिंक्लाइन की थ्योरी है। एक जियोसिंक्लाइन बड़ी थ्योरी है, जेम्स हॉल एंड डेना है। इनके नाम आप पढ़ेंगे अपनी सविंदर सिंह में, मैं इसलिए बता देता हूं। इन्होंने ये जियोसिंक्लाइन की थ्योरी दी। गोपन इस थ्योरी को यूज करके माउंटेन बिल्डिंग को समझाया। जियोसिंक्लाइन को ये बोलते हैं, कहते हैं ये एक नैरो, वर्ड देखो, नैरो शैलो, मैंने पहले भी बताया, प्लस एलोंगेटेड वाटर बॉडी होते हैं। नैरो शैलो एंड एलोंगेटेड। ये वाटर बॉडी ऐसी होती है जिसके दोनों साइड पे लैंड मासेस होते हैं, और दोनों साइड पे लैंड मासेस होने के कारण ये वाटर बॉडी उसके बीच में फंसी होती है। ये रही वो जियोसिंक्लाइन, दिस इज जियोसिंक्लाइन। तो ये वाटर बॉडी दो लैंड मासेस के बीच में फंसी हुई वाटर बॉडी है, और दोनों लैंड मासेस से जो नदियां चलती हैं इस वाटर बॉडी में अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं। और ये नैरो है, ये शैलो है, एलोंगेटेड है। क्योंकि ये शैलो है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद नदियां, मैंने पहले भी बताया था, जब भी गिरती हैं तो दे ब्रिंग लॉट ऑफ सेडिमेंट्स विद देम, एंड बिकॉज ऑफ दीज सेडिमेंट्स वन डे द ओशनिक बेड, द सी बेड विल गेट फिल्ड, और एक टाइम के बाद उसमें केवल सेडिमेंट होंगे, पानी नहीं बचेगा। तो जियोसिंक्लाइन कुछ इस तरह की वाटर बॉडीज है। इसको एक और नाम दिया उसने, बोला इनको ऑरोजेन भी बोल सकते हैं, OROGEN। इसलिए इसकी थ्योरी को ऑरोजेनेसिस बोला जाता है, कि ये कहता है दुनिया के कोबर क्या कहता है, दुनिया के जितने पहाड़ हैं
वो सारे समुद्र के अंदर पैदा हुए थे, ओरोजेनेसिस, इसलिए ये पहाड़ों को, ये समुद्र को बोलता है ओरोजन। जियोसिंक्लाइन के लिए वर्ड यूज करता है ओरोजन, और इसी ओरोजन पे माउंटेन बनेगा, इसलिए इसकी थ्योरी का नाम रखा ओरोजिनी। आज भी इसको रिकॉर्ड करने के लिए, आज भी इसको रिस्पेक्ट देने के लिए, है ना, हम लोग ओरोजेनेसिस माउंटेन के लिए बोलते हैं। और आपने प्रेसिपिटेशन बोला पढ़ा है, ओरोजेनिक प्रेसिपिटेशन, और ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हम लोगों ने सुना हुआ। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने जियोसिंक्लाइन को अप्रोच करना है। तो कोबर की थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन कुछ इस प्रकार से है, शब्दावली को समझिए। ये कहता है इस जियोसिंक्लाइन के आसपास बने होते हैं लैंड मासेस। अभी बताया, दो लैंड मासेस के बीच में फंसा हुआ होता है एक वाटर बॉडी। उसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। जो सेंटर वाली वाटर बॉडी है उसका नाम है ओरोजन, जो आसपास के लैंड मासेस है उसका नाम है क्रेटोजन। तो दो क्रेटोजन के बीच में एक ओरोजन फंसा होता है, क्रेटोजन। तो क्रेटोजन और क्रेटोजन के बीच में एक ओरोजन है। इससे पूछा ये क्रेटोजन क्या चीज है? ये क्रेटोजन के लिए बोलता है दीज आर दी, वर्ड देखो, मोस्ट स्टेबल लैंड मासेस। These are the most stable land masses। कहता है जी मोस्ट स्टेबल क्यों है? कहता है क्योंकि ये वुल्केनिज्म के कारण बने हुए लैंड मासेस हैं। कहते हैं वुल्केनिज्म से कैसे बने? कहता है क्योंकि दुनिया में जब जब भी वुल्केनिज्म हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो बड़े बड़े बसाल्टिक प्लेट्यू बने। और जो बसाल्ट का प्लेट्यू है, जो बहुत हार्ड है, बहुत थिक है, वो एज अ स्टेबल लैंड मास की तरह काम करता है। तो उसने बोला इनको एक और वर्ड दे सकते हैं, इनको मैसिव बोला जा सकता है। ये वुल्केनिक आइलैंड, ये वॉल्केनिक बसाल्टिक प्लेट्यूज होते हैं। इससे पूछा कौन से ये प्लेट्यू हैं? ये कहता है मैं बताता हूं दुनिया में कहां कहां पे ये पाए जाते हैं। ये एग्जांपल देता है, कहता है इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू देख लो। अब देखना है इन सारे प्लेट्यूज के नाम याद रखना, फिर जो है इससे रिसोर्सेज में समझाऊंगा। ये कहता है ब्राजीलियन प्लेट्यू, देखो आपने इनकी लोकेशन देखनी जब मैंने कॉन्टिनेंट पढ़ाया था। ब्राजीलियन प्लेट्यू। आप कहता है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू, देखो वेस्ट के ऑस्ट्रेलिया में भी रखा है। कहता है हर कॉन्टिनेंट के न्यूक्लियस, वर्ड याद रखो, ये कहता है ये हर कॉन्टिनेंट के न्यूक्लियस होते हैं आज की डेट में। इससे पूछा जाता है कौन से न्यूक्लियस है? कहता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट्यू है वो उसका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का न्यूक्लियस है। पूरा कॉन्टिनेंट उसी प्लेट्यू के आसपास पिरो के बनता है। ब्राजील का जो पूरा साउथ अमेरिका है वो ब्राजीलियन प्लेट्यू के आसपास पिरो के बना है। ऐसे ही ये कहता है साइबेरियन में भी प्लेट्यू है, साइबेरियन प्लेट्यू। ऐसे ही कहता है, नेक्स्ट है, कहता है चाइनीज के नीचे भी एक प्लेट्यू है, इसका नाम रखता है चाइनीज मैसिव। मैसिव का मतलब भी वॉल्केनिक प्लेट्यू, MASSIF। ऐसे ही ये बोलता है अरेबियन प्लेट्यू, अरेबियन प्लेट्यू। ऐसे ही ये कहता है अफ्रीका के नीचे भी रखा हुआ है कटंग प्लेट्यू, या अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू भी बोला जाता है। ऐसे ही ये कहता है कैनेडियन शील्ड है एक, कैनेडियन शील्ड, ये भी इनका प्लेट्यू है जिसके आसपास नॉर्थ अमेरिका बना है। तो ये हर कॉन्टिनेंट के नीचे एक प्लेट्यू है। और ऐसे ही कहता है लास्ट है एंटार्क्टिका प्लेट्यू। तो कहता है हर किसी के नीचे इस तरह की शील्ड, ये वर्ड यूज क्या करता है, वॉल्केनिक शील्ड रखी हुई है। तो इन कीवर्ड्स को आप लिख लो, आप ये कीवर्ड यूज करोगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये कहते हैं इस तरह के शील्ड्स रखी हुई हैं, मैसिव रखे हुए हैं, वॉल्केनिक प्लेट्यूज है। सारे कॉन्टिनेंट इन प्लेट्यूज के आसपास ही बने हैं, और इन प्लेट्यूज के आसपास ही आपको फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे, जो आज तक भी ट्रू है। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी थी, जिसमें ये वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें ये क्रेटोजन की बात कर रहा है, ये ओरोजन की बात कर रहा है। ठीक, तो कहता है अब क्रेटोजन और ओरोजन के बारे में ये बताना शुरू करता है। ये कहता है कि क्रेटोजन सिंपल है, तो इसने दुनिया में अलग अलग क्रेटोजन को आइडेंटिफाई किया। इसने बोला ये न्यूक्लियस है पूरी दुनिया के या पूरे कॉन्टिनेंट के। इसने इनके लिए वर्ड यूज किया शील्ड। ये शील्ड के लिए कहता है क्योंकि वॉल्केनो से बनी हुई है, नीचे से आए हुए लावा से बनी है, इसके अंदर रिसोर्सेज भरपूर हैं और दुनिया के बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यहीं पर हैं। चाहे आप रशिया के प्लेट्यू रिसोर्सेज देख लो, यूरल माउंटेन और साइबेरिया में है। कनाडा के रिसोर्सेज देख लो, यूएसए के देख लो, अपलाचियन और कैनेडियन शील्ड में ही है। ब्राजील के रिसोर्सेज ब्राजीलियन प्लेट्यू में है। अफ्रीका के रिसोर्सेज अफ्रीकन प्लेट्यू में है। चाइना के जो रिसोर्सेज हैं, ऐसे ही जो रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलिया के हैं, सारी आपने माइंस पढ़ ली, कालगुडी बल्ली, कूलगाटी बन गई, कहां पर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। हिंदुस्तान के डेक्कन प्लेट्यू में आपको आयरन मिलता है, आपको अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं। तो दीज प्लेट्यूज आर कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। दीज प्लेट्यूज आर द स्टेबल लैंड मासेस। सारा कॉन्टिनेंट इनके आसपास पिरो के बनता है। तो इन
रिसोर्सेज इन प्लेट्यूज इन न्यूक्लियस को कोबर बोलता है, इनका नाम रखा है इसने क्रेटोजन। इन क्रेटोजन के बीच में है ओरोजन, मींस स्टेबल लैंड मासेस के बीच में पानी है। ये कहता है इन स्टेबल, अब ये अपनी थ्योरी के अलग अलग फेजेस बनाता है, कहता है फेजेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग होते हैं। ये जो माउंटेन आपको समझ दिखते हैं अब ये 3 टाइम में बने। पहली स्टेज का नाम इसने रखा है, ये कहता है कि पहली स्टेज है आपकी लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस इसने इसी सब को स्टडी करते हुए, माउंटेन बिल्डिंग को जो स्टडी करते हुए, मैंने बताया ना कैलिडोनियन माउंटेन सिस्टम, हर्सिनियन माउंटेन सिस्टम और एल्पाइन माउंटेन सिस्टम, इनके अलग अलग टाइम फ्रेम बताता है। देखो आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एनसीईआरटी से पढ़ना है और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उतना पर्याप्त है। तो हम देखते हैं, अगर आपको ये साफ ही लगा है तो अगर आप देखेंगे तो इसमें यहां तक लाइफ प्री कैम्ब्रियन से पहले, ये देखो ये यहां तक लाइफ 770 मिलियन ईयर्स अगो, इससे पहले की लाइफ को बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन। मींस जो लाइफ है वो बेसिक फॉर्मेट में है। अभी बेसिक फॉर्मेट का मतलब क्या है कि लाइफ में केवल लाइफ की फॉर्मेट में हम बोलते हैं एल्गाई है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अभी लाइफ इवॉल्व नहीं हुई है। ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ, ऐसे एनिमल्स आर द कॉम्प्लेक्स लाइफ, बट प्लांट्स आर वेरी बेसिक इन देयर कैरेक्टर। जड़े नहीं है, रूट्स नहीं है, इमोशंस उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू ह्यूमन एंड एनिमल। तो यहाँ पे लाइफ जो है इवॉल्व है। तो पहले बेसिक लाइफ थी, लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व हुई। ऐसे ही अलग अलग टाइम पे माउंटेन बिल्डिंग भी चल रही थी, तो अलग अलग इसने माउंटेन बनाए। हिमालयस को इसलिए बोलता है ये टर्शरी पीरियड में बने, जिसको बोला जाता है सीनाजोइक एरा। सीनाजोइक, आप इसको ऐसे ही हिंदी में वर्ड है सीना, सीना मीन्स हमारी चेस्ट। तो मीन्स जब इंसान ने सीधा खड़ा होकर अपना सीना दिखाना शुरू किया, ये याद करने के लिए आपको कोरिलेट कर रहा हूं। मीन्स व्हेन द स्पाइन हैज इरेक्टेड, पहले हम जानवर थे ऐसे चलते थे, नाउ द स्पाइन हैज इरेक्टेड, तो मींस सीनाजोइक हो गया एरा। तो सीनाजोइक एरा में आदमी ने 2 पैरों से, जैसे एप था, एप अभी भी कभी कभी 4 पैरों पे चलता है, कभी सीधा हो जाता है, जब पूरी तरीके से आदमी 2 पैरों पे चलता है तब सीनाजोइक एरा आ गया। और इसी टाइम पे पूरी दुनिया में बर्फ पड़ी हुई थी, इसी टाइम पे प्लीस्टोसीन आइस एज भी थी। ऑलराइट, तो माउंटेन बिल्डिंग शुरू होती है हमारी, एक जो अल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग है ये हमारी क्रिटेशियस पीरियड के आसपास या टर्शरी पीरियड, क्रिटेशियस में इंडिया नॉर्थ में मूव करने लग गया था और आपका डेक्कन प्लेट्यू बना था। इसके बाद आपके अल्पाइन ओरिजिनी यंग फोल्ड माउंटेन YFM, यंग फोल्ड माउंटेन बने। इससे पहले यहाँ पे आपका पेंजिया टूटा था जब जुरासिक एज चल रही थी, ठीक, तभी वहां से एक्सटेंशन ऑफ रेप्टाइल्स या एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स भी बोला जाता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में माउंटेन बने। एक शब्द है कार्बोनिफेरस, आप बोलोगे कि जो यूएसए का कोल है वो कार्बोनिफेरस में बना। कार्बोनिफेरस का कोल एंथ्रासाइटिक होता है, सबसे गुड कार्बन कंटेंट होता है, बेस्ट होता है, क्यों, पुराना है ना कार्बोनिफेरस पीरियड का कोल। तो कार्बोनिफेरस में ही मैक्सिमम कोल फॉर्मेशन हुई है। चाइना का कोल, यूएसए का कोल और रशिया का कोल कार्बोनिफेरस में बना, इसलिए वो एंथ्रासाइटिक है। हिंदुस्तान में कोल बना है गोंडवाना टाइम पे। गोंडवाना वो टाइम था जब आपका गोंडवाना लैंड बना था, मींस आपका पेंजिया टूटा था, तो हमारा कोल यहां पे बना है, तो हमारा लेट बना है, इसलिए हमारा कोल bituminous A is the best quality, anthracite is the best quality, having 90 to 95% of the content, while our coal is having 80 to 85% of the carbon content, means bituminous coal है, it is used in thermal power plant। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग भी आप रिसोर्सेज के क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस टॉपिक को समझिए कि अलग अलग टाइम फ्रेम में माउंटेन बिल्डिंग हुई। तो ऐसे ही ये कहता है जब माउंटेन बिल्डिंग हुई तो हर्सिनियन ओरिजिनी थी, एक कैलिडोनियन ओरिजिनी थी, अब अल्पाइन ओरिजिनी हो रही है। कहता है पहाड़ बनने का प्रोसेस सिंपल है कि क्रेटोजन से जब इरोजन होगी और ओरोजन भरने लगेंगे तो आपके वहीं पे पहाड़ों के रॉक्स जन्म लेने लगेंगे। इस टाइम पे लिथो मींस, लिथो का मींस होता है लिथिफिकेशन प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। लिथिफिकेशन मैंने जीएस में पढ़ाया हुआ है। तो इस टाइम पे नदियों से लाया हुआ सेडिमेंट धीरे सीधे कण कण के इकट्ठा हो रहा है और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नीचे पड़ी हुई रॉक अब स्ट्रेटा में कन्वर्ट हो गए, सेडिमेंट्स बन गए। ये धीरे धीरे अपने ही वजन से नीचे को लैंडमास धंसता जा रहा है, अपनी वजन से। क्रेटोजन की पहले गहराई थी मान लो 50 मीटर, 500 साल बाद भी 50 मीटर। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं यार ये 50 मीटर का 500 साल तक सेडिमेंटेशन हुआ, ये डेप्थ 50 मीटर ही कैसे रही? अब तक तो ये भर जाना चाहिए था।
फिर एक थ्योरी आई, उसने कहा यार इतना सारा जो वेट आया सेडिमेंट का, उससे जमीन भी तो दब जाती है, क्योंकि क्रस्ट है तो एथिनोस्फेयर के ऊपर, एथिनोस्फेयर तो सेमी लिक्विड है, तो उस पे ऊपर से वजन पड़ता है तो वो दब जाता है, जैसे ग्लेशियर्स ने धरती को एक टाइम पे दबा दिया था। तो इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंस वेट ऑफ द सेडिमेंट, द क्रस्ट जो थोड़ा सा सबसाइड करता है। तो मींस सबसिडेंस इसी टाइम पे हुआ, इसी टाइम पे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स क्रिएट होने लगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन या लिथोजेनेसिस, जब दोनों साइड से क्रेटोजन से आने वाली नदियां इस जियोसिंक्लाइन को, इस ओरिजिन को भर देती हैं। फिर हिमालय से दिमाग में कोरिलेट करके चलो कि एक नदी इंडिया से चल रही थी, एक चाइना से चल रही थी, और वो दोनों जो है अपने सेडिमेंट को लाके डिपॉजिट कर रही थी। मैंने जब हिमालय पढ़ाया था बताया भी था। अब देखिए हिमालय जब मैंने पढ़ाया, एक और चीज फिर से याद रखो, आपको कैसे कोरिलेट करोगे, मैंने पहले भी बोला हुआ है। ये मान लो चाइना है, चाइना से आज भी इतनी सारी रिवर्स हिंदुस्तान में आती हैं, और आप देखो कौन कौन सी रिवर्स हैं, नाम याद करो। एक रिवर है इंडस, पूरे हिमालयस को, ट्रांस हिमालयस को क्रॉस करके यहाँ आती है। एक रिवर है आपके हिमाचल की सतलज रिवर, शिपकिला पास से आ जाती है, मानसरोवर लेक के पास से। एक है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, एक है आपकी कोसी रिवर, एक है आपकी तीस्ता रिवर। ये सारी रिवर आज भी हिंदुस्तान में आती हैं, तो मींस पहले भी आती रही होंगी। इन्होंने ही तो ये टेथिस जियोसिंक्लाइन को भरा है। टेथिस जियोसिंक्लाइन मैंने पहले भी बताया था कि पूरा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब स्प्लिट आउट हुआ, तो मेडिटेरियन सी, लाइन से देखना वो अपनी एटलस में, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और आगे हिमालयास कॉन्टिन्यूएशन में है। अब ये केवल छोटे छोटे अवशेष में रह गया है टेथिस सी। मेडिटेरियन, ब्लैक और कैस्पियन ही जिंदा रहे हैं, कहीं पे कॉकेसस बन गए, कहीं पे हिमालयास बन गए, और आपके एशिया के, सेंट्रल एशिया के माउंटेन सिस्टम डेवलप हो गए। ऑलराइट, एक सेकेंड। तो ये सारे जो अवशेष हैं, ब्लैक कैस्पियन और मेडिटेरियन सी, ये टेथिस जियोसिंक्लाइन के अवशेष हैं। इस टेथिस जियोसिंक्लाइन को मैंने पहले भी बताया था, आज भी यमुना के ट्रिब्यूट्स की शक्ल देखो, ट्रिब्यूटरीज की ऐसे बह रही हैं। क्यों? ये सदियों से ऐसी बहती आई है, ये जियोसिंक्लाइन में गिर रही थी। इनका नाम क्या है? केन। आज देखना जाके, सिंध, बेटवा, ये इस तरह से गिर रही है। ये हिमालयस बनने से पहले से चल रही है। इसलिए मैंने बोला था जो चंबल के रेवाइन्स हैं, लास्ट क्लास में बताया ना, चंबल भी इतनी पुरानी रिवर है, इसलिए तो उसने इस तरह के इरोजनल लैंडफॉर्म्स बना दी। हिमालय से पुराने जंगल चंबल के बीहट, इसलिए इस तरह के लैंडफॉर्म्स बने। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए। तो आप देखिए कि ये स्टेज है लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस में क्या हुआ? पहले तो लगातार लिथिफिकेशन के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक बने, फिर अचानक से कोबर कहते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगा। इनसे साइंटिस्ट ने पूछा कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स कहां से आया? इसने कहा यार धरती ठंडी हो रही थी, अभी नई नई बनी थी अर्थ, और अर्थ अपनी हीट को रेडिएट आउट करके कूल हो रही है। जब भी कोई चीज कूल होगी तो वो श्रिंक हो जाएगी। सिंपल है भैया, आप दूध को उबाल लो, दूध का पहले वॉल्यूम देख लो उबलते दूध का, जब वो बिल्कुल उबला हुआ है ना, और उसके 1 घंटे बाद वॉल्यूम देखो, वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है। कहता है धरती भी ऐसी है, जब वो कूल डाउन होगी तो श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब वो छोटी होगी तो आसपास के लैंड मास ऐसे पास आ जाएंगे ना, उसके ऊपर लैंड मास रखे हुए, जब श्रिंक होगी तो ये आसपास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो ये फोल्ड क्रिएट हो जाएंगे। तो कहता है इसकी वजह से ये फोल्ड क्रिएट होते हैं। मींस फर्स्ट स्टेज इज योर लिथोजेनेसिस। कहता है लिथोजेनेसिस, अब आपका जियोसिंक्लाइन भर गया, रॉक सिस्टम डेवलप हो गया। रॉक सिस्टम बहुत गहरा है क्योंकि लगातार सबसिडेंस भी चलती गई है। जैसे ही ये रॉक सिस्टम डेवलप हुआ, अब उसी टाइम पे आप देखो, कहता है सेकंड स्टेज में एंटर कर गए। ऑलराइट,